प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज यह 1709वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 299वीं शाम। सबरन कार्यक्रम का यह अनवरत क्रम चला हुआ है और आज हम पंडित सुमित्रानंदन पंत जी कविवर की जयंती और 14वीं जयंती पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। आदरणीय कविवर शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ जी की पुण्यतिथि। इस अवसर पर हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, वरिष्ठ साहित्यकार। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उत्तरकाशी से खिलाना बिजलवान जी जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है, चरण वंदन। हमारे आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी जुड़े हैं पूना से, बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी को हल्द्वानी से जुड़े हैं। आदरणीय कृपाल शीला जी जुड़े हैं बासोट विज्ञासेन से, बहुत बहुत प्रणाम। दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं। और इलाहाबाद से लॉ की पढ़ाई कर रहे आदरणीय विवेक शर्मा जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत बहुत सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं आज इस अवसर पर कविवर सुमित्रानंदन पंत जी को और आदरणीय शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ जी को भी याद करते हुए उनको नमन करता हूँ। और इस अवसर पर सुमित्रानंदन पंत जी का 2022 में मैंने एक स्केच बनाया था। ये जब तरुण अवस्था में होंगे तो हाँ, काल्पनिक था रिश्ता। ये 22 तारीख को नहीं 2022 में मैंने ये चित्र बनाया था। मुझे चित्र नहीं मिला तो फिर ये स्केच मैंने इससे तैयार किया था। तो आज इनका पुण्य स्मरण भी करता हूँ। और मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ सभी का, सबको प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद, उनका प्रणाम। पटल पर सभी को, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, दिनेश पांडे जी, हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी सर, खिलानंद बिजलवान सर, हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी, कृपाल शीला जी और गोपाल दा और विवेक, सभी को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत है। ये सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती सबको मुबारक हो। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था, ठीक, और 1977 को उनका निधन हुआ। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ये जन्मदिन के अवसर पर ये माइक खुला है, लोनी सर का माइक खुला है। तो एक भजन से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के। ये मंगल अवसर समझिए हमारा, सुमित्रानंद पंत जी का इस धरती पर जन्म लेना, फिर कुमाऊं मंडल में हमारे और समीप, हम लोग के यहाँ तो एकदम समीप यहाँ से हुए। तो उनके वहाँ जो कौसानी स्थित मकान जो उनका पुराना था, उसमें लिखा था कि विहक सुंदर सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर विहक सुंदर सुमन मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो ये उनके उसमें घोष वाक्य किसमें समझिए वो लिखा हुआ है। तो एक भजन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साध विदुर
सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनी, राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनी, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत प्रीत प्रीत, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। शूर क्रूर यही लायक नाही, शूर क्रूर यही लायक नाही, केहि लगो केहि लग कर ही बढ़ाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। कालाकोटी सर ये काफी राग में तो ये बड़ा अच्छा भजन ये सूरदास का। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कार्यक्रम आज जो भी पटल पर जुड़े हैं शायद सब अभी अभी सब लोग जुड़े हैं और दीपा जी भी जुड़ गई हैं प्रणाम अभिनंदन के साथ। और आज ये सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती है और उस उपलक्ष्य में जितने भी हमारे सुमित्रानंदन पंत जी से संबंधित व्याख्यान, उनकी कृतियों पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी जीवनी, जो भी जिसके पास है वो व्यक्त कर सकता है, अन्यथा कोई कविता अगर वो भी चलेगी, अगर उनकी कविता है ठीक है, अब अपनी भी सुना सकते हैं क्योंकि उनको समर्पित है। और तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले दिनेश पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आज वो व्यस्त कार्यक्रम में थे, आज सुंदराकोट गए थे यहाँ मोहनदा भी व्यस्त ही रहेंगे, मोहनदा के यहाँ भी कार्यक्रम होता है, यहाँ कौसानी में मधु मेहरा जी के यहाँ होता है। आज छुट्टी भी मिल गई दिनेश पांडे जी, एंजॉय किया आपने, तो बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार अपन जी, और पटल में उपस्थित सभी को प्रणाम है, मेरा नमन है, वंदन है।
आज खिंडराकोट उनका पैतृक गांव है और पैतृक गांव पुराना मकान है। वहाँ पर बताया गया था कि पिछली बार 28 लाख रुपए खर्च किए। कालाकोटी जी आपका माइक ऑन हो रहा है सर। तो बताया गया कि 28 लाख रुपये से उसका और पुनर्निर्माण किया गया था। बाकी जो चीजें जैसी थी वैसी हैं। बीच में पाल की जगह उन्होंने तख्ते वख्ते डाल रखे थे। ये बांस फिल्टर टूट हुई 28 लाख रुपए लगभग 2 साल पहले लग रहा होगा। वहाँ गए, वहाँ पर कार्यक्रम हुए। उनकी जो बेटी हैं और सुमिता जी वो भी वहाँ आई हुई थी और प्रोफेसर देवशी पोखरिया जी ने उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला वहाँ। तो लगभग 3:30 बजे तक वो कार्यक्रम चला वहाँ पे। तो मेरे पास उनका एक व्यक्तित्व कृतित्व पर कुछ है। मैं अगर समय है तो 5-7 मिनट लगेंगे इसको, 10 मिनट लगभग। क्या मैं सुनाऊं? ओके, धन्यवाद। हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया, उनका जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ था और उनका निधन हुआ था 28 दिसंबर 1977 को। और आपकी माता जी का नाम था श्रीमती सरस्वती देवी और उनकी माता के अनुरूप ही उन पर सरस्वती का वास हुआ था। और पिता थे श्री गंगादत्त पंत जी। पैतृक गांव उनका शिनराकोट था और उनका जन्म हुआ था कौसानी गांव, तत्कालीन अल्मोड़ा जनपद में, वर्तमान में बागेश्वर जनपद में। और पंत जी की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के वर्नाक्युलर यानी कि 4वीं कक्षा तक स्कूल में हुई थी। वहीं कौसानी में नाम परिवर्तन की घटना, उन्होंने अपना नाम किस तरह परिवर्तित किया। पंत जी का नाम गुसाईदत्त होने के कारण उन्हें इस नाम में गंवारूपन की गंध मिलती थी, जिसके कारण उन्होंने दशरथ सुत लक्ष्मण से प्रेरित होकर वर्नाक्युलर की परीक्षा उत्तीर्ण वाले सर्टिफिकेट को प्रवेश से पहले गोसाईदत्त नाम को चौक से खुरच कर सुमित्रा नंदन पंत करके उसे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए पेश किया था। तो कक्षा 4 में ही उनके दिमाग में यह आ गया था कि कक्षा 4 पास करने के बाद ये नाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर वर्नाक्युलर स्कूल से आगे की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज अल्मोड़ा में पंत जी अपने बड़े भाई श्री देवीदत्त पंत जी के साथ अल्मोड़ा गई। तब उनकी उम्र 11 वर्ष थी। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे अपने बड़े भाई देवीदत्त पंत के साथ इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयाग, चले गए। श्री देवीदत्त पंत महात्मा गांधी जी के आंदोलन के संबंध में प्रयाग गए और उसी से प्रेरित होकर पंत जी भी बड़े भाई के साथ चले गए। प्रथम गद्य रचना जो उन्होंने पहली गद्य रचना की थी 15-16 वर्ष की उम्र में हार उपन्यास के रूप में सामने आई, जिसका प्रकाशन पंत जी की 60वीं वर्षगांठ को श्री रामचंद्र टंडन जी ने प्रयाग में किया। पंत जी की प्रथम कविताएं गिरजे का घंटा, अरुण हिमालय, कागज के फूल और तंबाकू का धुआं आदि थी। पंत जी का अल्मोड़ा का घर, मेन रोड में स्थित जाखन देवी मंदिर के ऊपर 64 कमरों के मकान, जिसे शिनराकोट मोहल्ला कहते हैं, यह उनके पैतृक गांव शिनराकोट के नाम से, जो वर्तमान में हवालबाग ब्लॉक में है, नामित किया गया था। वर्ष 1918 जुलाई में उन्होंने अपने बड़े भाई देवीदत्त पंत के साथ बनारस को प्रस्थान किया। जय नारायण हाई स्कूल बनारस में 10वीं कक्षा में दाखिला लिया। 1919 में हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में महामना मदन मोहन मालवीय की ओर से काव्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें काशी के प्रायः सभी विद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता में सुमित्रानंदन पंत ने भी भाग लिया। कविता का विषय था हिंदू विश्वविद्यालय। पंत जी की कविता सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई और उन्हें प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। फलस्वरूप जय नारायण हाई स्कूल में पहली बार चांदी का कप मिला। वर्ष 1916 सत्र के आसपास की रचनाएं वीणा और ग्रंथि उनकी वर्ष 1916 सत्र के आसपास की रचनाएं हैं। 1918 से 1925 तक की रचनाएं पल्लव काव्य कृति में संग्रहित हैं। 1926 में पल्लव कृति का प्रकाशन हुआ। सन 1926 से 1930 तक का समय पंत जी की वर्ष 1926 से 1930 तक की अवधि अंधकार, संघर्ष, परिस्थिति की असहनीयता, आर्थिक संघर्ष, आत्मीय जनों का विछोह और एक मोह रुदन की कालावधि थी। सन 1931 से 1940 तक का समय
पंत जी काला कांकर चले गए थे। वहां पर 1940 तक रहे। जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक छटा ने पंत जी का मन मोह लिया। यह 9-10 वर्ष का प्रवास काल पंत जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यहाँ पंत जी ने गुंजन और ग्राम्य जैसी प्रसिद्ध रचनाओं का सृजन किया। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना नाटक है आपका, ज्योत्सना तथा युगांत में कवि द्वारा स्वयं चुनी हुई कविताएं संग्रहित हैं। 5 कहानियां युगांत में सन 1930 से 1940 के मध्य की रचना संग्रहित है। सन 1940 से 50 तक की अवधि, ये अवधि का श्रेय उनके। आधुनिक कवि लोकायतन, ये महाकाव्य है उनका। लोकायतन महाकाव्य का सृजन काल सन 1939 में मधुग्वाल, 1949 ईस्वी युगपथ 2 भागों में बांटा, युगांत 1 और युगांतर 2। वर्ष 1949 में उत्तरा का प्रकाशन किया। विशेष सुश्री, ये विशेष है उनके जो शब्द दिए हैं हिंदी जगत को। सुश्री तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन सरीखे शब्द पंत जी द्वारा दिए गए हैं। सुश्री, आकाशवाणी, दूरदर्शन सरीखे शब्द पंत जी द्वारा दिए गए हैं। आकाशवाणी इलाहाबाद में उन्होंने 7 वर्षों तक सेवा की। आकाशवाणी में चीफ प्रोड्यूसर के पद से सन 1957 में कार्यमुक्त हुए। वर्ष 1955 से 57 तक का कालखंड पंत जी के लिए विशेष उपलब्धि वाला रहा। वर्ष 1958 में उन्होंने अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ाचार नामक कृतियों की रचना की तथा वर्ष 1959 ईस्वी रश्मिवत और चिदम्बरा की रचना एवं इनकी भूमिकाएं लिखी। 8 अक्टूबर 1950 को लोकायतन की रचना का कार्य संपन्न किया। वर्ष 1963 विदेश का भ्रमण। अक्टूबर 1961 ईस्वी में ताशकंद, वहां से मास्को। 16 अक्टूबर 1961 को लेनिनग्राद होते हुए 18 अक्टूबर को मास्को से यूरोप भ्रमण किया। इसी दौर में पंत जी ने पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, पेरिस और लंदन आदि स्थानों का भी भ्रमण किया। 18 नवंबर 1961 की रात्रि स्वदेश से भारत के लिए रवाना होकर 19 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। वर्ष 1971 में अपनी ममेरी बहन प्रोफेसर शांति जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उन्होंने एक लड़की गोद ली जिसका नाम सुमिता रखा। आज उनके साथ हमें भी फोटोग्राफी का बड़ा अवसर मिला। सुमिता रखा। सुमिता का जन्म 5 मई 1971 को हुआ। सन 1960 ईस्वी में उनकी कृति कला और बूढ़ाचार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन 1965 ईस्वी में लोकायतन कृति पर सोवियत लैंड पुरस्कार, प्रथम साहित्य पुरस्कार। 26 मार्च 1965 में साहित्य एवं कृतित्व पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रुपया 10,000 का पुरस्कार। फरवरी 1967 में विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पंत जी को डीलिट की मानक उपाधि प्रदान की गई। 1971 में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट उपाधि। 6 मार्च 1976 में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट उपाधि। 13 मार्च 1976 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट उपाधि। 15 मार्च 1976 में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट उपाधि प्रदान की गई। 28 दिसंबर 1977 को पंत जी पंचतत्व में विलीन हो गए। पंत जी द्वारा सृजित काव्य एवं गद्य का विवरण। काव्य रचनाएं, आपकी काव्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना नाटक है, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, आधुनिक कवि 2, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, मधुज्वाला, लोकायतन महाकाव्य है, युगपथ, युगांतर, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ाचार, रश्मिवंध, चिदम्बरा, संक्रांति, गीत अगीत, आस्था, सत्यकाम, शंख ध्वनि, ग्राम सत्ता आदि। कहानियां 5 कहानियां प्रकाशित। क्रीड़ा व परी प्रकाशित नहीं हो सके। नाटक ज्योत्सना प्रकाशित नाटक, करमपुर की रानी,
शकुंतला, चौराहा, जिंदगी का चौराहा, सुधा अथवा साधना, सृष्टा, अस्पृश्यता, परिणीता, युग पुरुष, शिल्पी छाया, सभी नाटक उनके जीवन काल तक अप्रकाशित रहे। निबंध छायावाद पुनः मूल्यांकन तथा कला और संस्कृति प्रकाशित निबंध है। स्मारक साहित्य 60 वर्ष एक रेखांकन, उपन्यास हार उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1960 में। क्रमशः देखता जो हूँ दोनों उपन्यास अधूरे और वर्ष 1984 तक अप्रकाशित रहे। आलोचना साहित्य, निबंध साहित्य, गद्यपद, शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति तथा 60 वर्ष और अन्य निबंध पंत जी द्वारा विभिन्न काव्य एवं गद्य पुस्तकों में प्रस्तावना, भूमिकाओं आदि के रूप में भी गद्य प्रस्तुत किया गया। ये शॉर्ट में जो व्यक्तित्व कृतित्व पर ये लेख लिखा है डॉक्टर ललित मोहन तिवारी सुरभि बाजपुर वालों द्वारा ये उपलब्ध कराया गया था वहाँ पर। इसमें लगभग उनकी सारी रचनाएं और मोटा मोटा सारा साथ दिया गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरी जीवनी पर और उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला। तो सुमित्रानंद पंत ने वो पंक्तियां दी, बड़ी प्रसिद्ध हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ढुलक कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो कविता के मर्म, तो कविता क्या है, तो उन्होंने क्या कि कविता कैसे लिखी जाती है उसका एक छोटा वानगी उन्होंने दिया कि कैसे अंतरतम की गहराई से। आज तो हर तीसरा आदमी कवि है। ये गद्यात्मक पूरी कविताएं हैं, उसमें पता नहीं क्या है, जड़ टुका जो पढ़े है उन पुरानी कविताओं को जो हमारी लयबद्ध थी सब हटा दिया पाठ्यक्रम से, नई उस टाइप की आ रही है जिनमें ऐसे शब्द हैं इतने क्लिष्ट, और उसमें लिखा एक तो बात सीधी थी पर एक और नारायण की कविता इंटर में पढ़ते हैं हम, और बात सीधी थी पर लिखा तो उन्हें है कि बात को इस ढंग से न किया जाए, भाषा को इस ढंग से न व्यक्त किया जाए कि वो समझ में ना आए, लेकिन वो करने के लिए उन्होंने जो लिखा है उसी को इतना पेचीदा बना दिया है उसको वही बात बार बार कहते। तो इस प्रकार की अब कहीं से कोई तथाकथित प्रतिष्ठा मिल गई तो वो लोग कवि बन गए। लेकिन सुमित्रानंद पंत जी जो थे तो वास्तव में एक बहुत महान साहित्यकार, उनके शब्द सौष्ठव देखिए, शब्द विन्यास देखिए, जैसे अभी पांडे जी ने कहा कि उन्होंने कई शब्द दिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, छोड़ ध्रुवों की, एक उनकी बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं दीपा मैडम को आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत है जी। सम्मानित पटल को सादर अभिवादन करती हूँ। तो जैसे कि मोहनदास जी ने बताया कि आज सुमित्रानंद पंत की पुण्यतिथि है, तो उसी अवसर पर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। कुछ सरल शब्दों को पंक्ति का आकार देने की कोशिश की है, तो इजाजत चाहूंगी। कौसानी के सुंदर गांव में, कौसानी के सुंदर गांव में जन्मा था एक सुंदर बालक, कौसानी के सुंदर गांव में जन्मा था एक सुंदर बालक। जननी उनकी सरस्वती देवी, पिता का नाम था गंगादत्त। जननी उनकी सरस्वती देवी, पिता का नाम था गंगादत्त। धरती में जब वह बालक आया, धरती में जब वह बालक आया, प्रभु ने तभी माँ का साथ छुड़ाया। धरती में जब वह बालक आया, प्रभु ने तभी माँ का साथ छुड़ाया। दादी बुआ ने पाला पोछा, दादी बुआ ने पाला पोछा, पिता की गोद में वह खेला, पिता की गोद में वह खेला। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ले ली, राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा में प्रवेश लिया। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ले ली, राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा में प्रवेश लिया। इसके बाद वह नन्हा बालक गुसाई दत्त से पंथ हुआ, इसके बाद वह नन्हा बालक गुसाई दत्त से पंथ हुआ।
1918 में अपने अग्रज संग काशी में हाई स्कूल किया। इलाहाबाद में जब प्रवेश लिया था तभी गांधी का असहयोग चला था। इलाहाबाद में जब प्रवेश लिया था तभी गांधी का असहयोग चला था। नाम कटाकर घर को आए, हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किए। नाम कटाकर घर को आए, हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किए। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए पंत। कविता में रहता प्रकृति का प्रेम अनूठा रंग। कविता में रहता प्रकृति का अनूठा रंग। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। आपने बहुत ये आशु कविता आपने तुरंत आज समसामयिक उसमें बनाने की चेष्टा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित्रानंद पंत जी की जयंती, तो उन्हीं की कविताओं की पंक्तियों से आज मैं बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। तो रचनाकार को मैं बुला रहा हूँ। दो पंक्तियों में फैली है खेतों दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिंदगी किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो उनका प्रकृति का मानवीकरण और अमूर्त में मूर्त का विधान जो करने की, जो उनके सबसे पहले उन्होंने किया था छायावादी युग में, अमूर्त में मूर्त का विधान, वो बड़ा सुंदर, उसका कई जगह उसका दृष्टिगोचर होता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ये हरियाली के जनक के पोषक हमारे डॉक्टर कर रहा हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी। और पटल में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जी, चंद्रशेखर लोमी जी, मोहन जोशी जी, गीता दीपा बहन जी, कृपाल सिंह शीला जी, दिनेश पांडे जी, सबको नमन करते हुए हमारे प्रकृति के सुकुमार कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति प्रेमी थे, उनके लिए मैंने एक समर्पित वनस्पति शास्त्र स्तोत्रम लिखा हुआ है, जो मैंने संकलन किया है चरक संहिता, स्कंद पुराण और रामायण से। तो जरा मेरे पास स्वर तो नहीं है, बट शब्द मैं जरूर सुनाता हूँ आपको, वीर रस में सुनाता हूँ। वनस्पति शास्त्रम महाअमृतम भगवान धनवंतरीश्च अमृत कलशम वनस्पति विज्ञानम भू आवरणम जय जय वसुधा सुखकारकम सौंदर्य पृष्ठे मानव ज्ञान विशारदम जय जय कारकम अनादि काले लिपिबद्ध पर्णकुटी बनवासे धराया निगूढ़ रहस्यम जानती आदि मानसे। जंगल में कौन से जलते हैं, कौन से आदिवासी जो थे पर्णकुटी बनाने में भगवान के रूप में आए थे, वो युग कोटि गाथा शैले शैले पश्यन्ति वनस्पते जय जय हे वसुधा श्रृंगार ऋषि मुनि आधार वनस्पतये जय जय वसुधा भूरक्षक अग्निकाले भूतत्व रक्षन्ति वनस्पतये तत्र छाया ददाति वृक्ष रक्षन्ति च वसुन्धराम् रत्नगर्भाधरां रक्षन्ति वनस्पतयम् नानि रत्नानि कनकानि च तामातृभूमिमवपेति रक्षार्थ वनस्पतय मूलाग्र सूच्यन्ते ते निधान मंत्र गूढ़कम् धन्यास्ते तरुलोके धरती रक्षणम् अवसाद काले अपि शांतिदा वनस्पतयो। ये स्कंद पुराण में लिखा है कि अवसाद में भी जो है शांति देते हैं वनस्पति। अवसाद काले अपि शांतिदा वनस्पतयो निशब्द विजने देशे, जहाँ कोई शब्द न सुनाई दे और वर्जन लैंड हो, गिरिकंदर दुर्गमे वायुनाश नृत्यंतो, जान वायु के साथ नृत्य करते हुए हरन्ति हृदय व्यथाम, हृदय की व्यथा को दूर करती है ये प्रकृति वनस्पति। तुलसी बिल्व मंदारम
समी दुर्वाच चंदनम स्कंदे कथिता एता साध्यलोके मही गृहा अदृश्यो मंद संतापो दृश्यम नाश्च साधनम तत्रापि वन संपत्ति साधिता शरणं तृणाम स्कंद पुराणे लिखितं रक्षन्तु वसुधा नित्यम् हिमगिरो दिव्य शिखरे गुह्यो सति विराजिता संजीवनीत विख्याता प्राणिनां जीवन प्रदा लक्ष्मणस्य कृते वीरो हनुमान गन्धमाधवम् उत्पाट्य पर्वतं शीघ्रम् उखाड़गलाय उत्पाट्य पर्वतं शीघ्रम् आनयत प्राणदायिनीम् मूर्छितो लक्ष्मण वीरो रणमध्ये भयाकुलो तया दिव्योषधि सद्य पुनर्जीवन दधि वनस्पतिम् दैविक दैहिक भौतिक वनस्पतियां मध्यो सा श्रेष्ठ दिव्य हिता प्रदा रोग शोक विनाशाय वनस्पतिया करी शुभा यस्या नमामि महाऔषधि वनस्पति शास्त्रम् नमामि वनस्पति जगतम् नमामि वनस्पति जगतम् नमो वनस्पतयम्। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। और कालाकुटी सर का एक नया रूप और आ रहा है, संस्कृत में भी इतना अच्छा उच्चारण, इतना अच्छा बोल ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब कि कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। तो अब कुछ समझ पंडित करने उन्होंने रोजी खतरा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब ये प्रकृति के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को समर्पित की जाए, इसलिए मैंने संकलन रामायण से सबसे किया। चलिए बहुत बढ़िया। संचालक जी ने मेरा निवेदन ये है, एक मिनट है, एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंत जी पर और शेरदा पर जो कोई मैटर किसी के पास हो तो पता कर लें। 12 मिनट है हमारे पास ना, तो पंत जी की कविता या शेरदा की कोई कविता कहना चाहता है तो वो बता दें, और 12 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम जो है उन्हीं पर केंद्रित हो तो बढ़िया। शीला सर को बुला लीजिए। स्वागत। ठीक है, ठीक है। दो वो मेरे पास है। हाँ, तो 2 पंक्तियों के माध्यम से आपको ही बुलाता हूँ, सुमित्रानंद पंत जी की पंक्तियों के माध्यम से। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल प्रवृत्ति प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीले जल में निज, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो ऐसा सुंदर प्रकृति चित्रण, इसके माध्यम से मैं श्री चंद्रशेखर लोहनी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत। धन्यवाद पंत जी। इस महान व्यक्तित्व के सूर्य समान जिनका व्यक्ति, उनके सामने तो मेरी एक हैसियत बहुत जुगनू से भी कम है। मैं एक उनकी पुस्तक पल्लव मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई कुछ दिन पहले। मैंने सोचा, ये ज्ञात था कि पंत जी ने कुमाऊनी में केवल एक कविता लिखी है बुनास के ऊपर। ये बुनास तेर जस पेलेन है, इस तरह से उसका शुरुआत होता है उसने बुनास का। बट एक ही कविता जो ऑथेंटिक, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। तो मैं बहुत उत्सुक था कि उनकी रचनाओं में ऐसा क्या है जो कि मतलब कुमाऊनी में नहीं हो सकता था। तो ये उत्सुकता से ये पल्लव पुस्तक मैंने मंगाई, जिसमें करीब उनकी 50 से अधिक कविताएं हैं और 50 पन्ने का उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है। इसमें 50 पन्नों की भूमिका लिखी है और उसमें उन्होंने ये साहित्य की दृष्टि से, जो आप लोग विद्वान लोग हो, जो अच्छी विशुद्ध हिंदी में कुमाऊनी में कविताएं करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने उसमें उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कौन सी भाषा में किस प्रकार का भावों का प्रदर्शन किया गया है। ये पुस्तक बहुत ही, उसकी भूमिका पढ़ने लायक है, बहुत जबरदस्त है। तो इसमें मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे विषयों पे उन्होंने लिखी है कविताएं। ये 50 पन्ने की भूमिका, नाम है पल्लव। तो मैं आपको कुछ शीर्षक उनके बताता हूं, बड़े आपको
पहला है पल्लव, दूसरा है उच्छ्वास, आंसू, मधुकरी, अभंग, मोह। इन विषयों पे जिसकी हम लोग आजकल इस भौतिक युग में इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इन विषयों पर भी लिखा जा सकता है, जो कोई व्यक्तिगत नहीं थे। जनमानस के अंदर जो जो संवेदनाएं उन्होंने देखी, जो जो चित्र उन्होंने देखे, उन्होंने अधिकांश विषय पे इस पल्लव पुस्तिका में लिखा है। मैं आपको पहली कविता जो है पल्लव पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। सजा सुमनों के सौरभ हार, गूंदते वे उपहार, अभी तो है ये नवल प्रवाल, नहीं छूटी तरुडाल, विश्व पर विस्मित चितवन डाल, हिलाते अधर प्रवाल। न पत्रों का मरमर संगीत, न पुष्पों का रस, राग पराग, एक अस्पष्ट अगीत, सुप्ति की ये स्वप्निल मुस्कान, सरल शिष्यों के शुचि अनुराग, वन्य वियोगों के गान। ये एक पहली कविता उनकी पल्लव है। तो मैं जब इसको पलट रहा था, अत्यंत दुरूह विषयों पे लिखा और अत्यंत दुरूह शब्द विन्यास के साथ लिखा है। मुझ जैसा अनपढ़ आदमी कहाँ जाऊं, कैसा देखूं, क्या समझूं, मैं इस मामले में बिल्कुल अशक्त अपने को पाया। एक कविता मुझको मिली, शिशु। ये कविता मैं पढ़ूंगा, उसका मैंने इसका कुमाऊनी में अनुवाद करने का एक धृष्टता करी है। कितनी सटीक हुई है ये आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूं। पहले कविता पढ़ता हूं। कौन तुम अतुल अरूप अनाम, अये अभिनव अभिराम, मृदुलता ही है बस आकार, मधुरिमा छवि श्रृंगार, न अंगों में है रंग उभार, न मृदु उर में है उद्गार, गिरे निरे सांसों के पिंजर द्वार, कौन हो तुम अकलंक अकाम, कामना से माँ की सुकुमार, स्नेह में चिर साकार, मृदुल कुड़मल से जिसे न ज्ञात। कुड़मल का मैंने अर्थ डिक्शनरी में देखा, अर्थ होता है कली, कुड़मल, इसका अर्थ है कली। सुरभि का निज संसार, स्तोत्र से नव अवदात, सखलित अविदित पथ पर अविचार, कौन हो तुम गहन अज्ञात, अरे निरुपम नवजात। तो ये आगे लंबी कविता है। तो मैंने पहले जो छंद अभी आपके सामने पढ़े, उसका मैंने कुमाऊनी में अनुवाद करने का प्रयास किया है, आपके समक्ष रखता हूं। शिशु कुमाऊनी अनुवाद का मैंने हेडिंग दिया, कुछ है तू, कुछ है तू, भाऊ कुछ है तू, भाऊ कुछ है तू, जिले छे तोर जस क्वेले नहरे बेनाम, तोर जस क्वेले नहरे बेनाम, सबन है अलग तेरी पहचान, सबन है अलग तेरी पहचान, कोमलता प्रतिरूप, कोमलता प्रतिरूप, सुंदर छवि मोहक श्रृंगार, न हृदय में कोई उद्गार बस, न कोई हृदय में उद्गार बस, तेर सांसों की मोहक धात, तेर सांसों की मोहक धात, ओ निष्कलंक अनासक्त, भाव पूछे तू, भाव पूछे तू। अगिल छंद जो इजुलिक ममता का अवतार, अपुण इजुलिक ममता का अवतार, जन्म लीबेर भौचे साकार, जन्म लीबर भौचे साकार, नरम गोफलक जस अनजान, गोफलक कली कली पुनि, नरम गोफलक जस अनजान, अपुण सुगंधक ना कोई गान। गोपन को अपुण सुगंध में के गान नहीं, के ज्ञान नहीं हो ना उनको। जब फूल बनू वही बात में सुगंध है, गोफल में, फूल में सुगंध, गोफल में अपुण सुगंध के ज्ञान नहीं हो। नरम गोफलक जस अनजान, अपुण सुगंधक ना कोई ज्ञान, धारक पानी जस निर्मल उज्ज्वल।
ધારક પાણી જસ નિર્મલ ઉજ્જવલ બગડો છે બાટક ને કોઈ ફામ બગડો છે બાટક ને કોઈ ફામ પ્રશ્ન ગૂઢ उत्तर अज्ञात प्रश्न गूढ़ उत्तर अज्ञात कुछ है रे तू नवजात भाव कुछ है तू भाव कुछ है तू। एक उनकी कविता का मैंने प्रयास किया है बहुत सुंदर लिखने का। अब ये कृपाल शीला जी की ओर ले चलता हूँ। समय कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि व्याख्यान लंबा ही थोड़ा हो रहा था तो क्योंकि उन पे विशेष था आज, तो कृपाल शीला जी को आमंत्रित करता जी धन्यवाद। और प्रकृति की कुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी जो कि प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं और कौसानी जैसी सुंदर जगहों में, और महात्मा गांधी ने जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया की संज्ञा दी, खूबसूरत ये स्थान। और सुमित्रानंदन पंत जी को मैंने पढ़ा है और उन्होंने लिखा है कि मेरी प्रेरणा जो है वो हिमालय है, जो सामने जो है सफेद चादर ओढ़े खड़ा है, और वो हिमालय और यहाँ की प्राकृतिक जैव विविधता, सुषमा, ये सब उनकी रचना को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। तो एक रचना उनकी जो है कुमाऊनी में भी है, जो कि बुरांस के संदर्भ में है। सर जंगल में तुई जय कोई न है रे कोई न है, ये बुरांस के संबंध में है। सर जंगल में तुई जय कोई न है रे कोई न है, फूलन छे के बुरुस जंगल जस जली जा, फूलन छे के बुरुस जंगल जस जली जा, सल छे दया छे पैया यार छे, सबनाक पाड़न में पूर्णक भार छे, तुई में दिलक आग, तुई में छे जवानी फाग, रंगन में नहीं ले छे प्यारक खुमार छे, सर दुनी में मेरी सूझ वेलन है, सारी दुनी में मेरी सूझ लक्वेन है, मेरी सूख रहते और फूल जय अतिमा, काफल रश्मि आरु छे फोड़ छे, ईसालू किलमोर त पिहल सुनु तोड़ छे, पै तुई में जीवन छे, मस्ती छे पागलपन छे, फूली बुरुस त्योर जगहों में वो जोड़ छे, सार जगहों में तुई दे वे न है रे वे न है, मेरी सूख है रे त्योर फूलनक में सुहाम, सार जंगल में तुई जय वे न है रे वे न है। ये उन्होंने एक कुमाऊनी रचना जो छे बुरांस पर लिखी हुई छो, तो बहुत अद्भुत ये रचना। और सुमित्रानंदन पंत जी को छायावादी प्रमुख स्तंभों में, प्रमुख कवियों में किए थी, और बहुत सारे रचना हम जो माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ी, तो यह अवसर पर उनको जन्मदिन को याद करूँ, नमन करूँ, प्रणाम करूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पटल के संचालक संयोजक श्री मोहन चंद जोशी जी की ओर ले चलते हैं। खिलानंद बिजलवाड़ सर भी अगर कहना चाहेंगे। आप मोहनदा, आप देख लीजिए, अब आपको सौंप रहा हूँ पटल। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। आज क्योंकि हम ये दोनों महापुरुषों को याद कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे पल्लव पुस्तक से कुछ हमने कुमाऊनी भानुवाद भी सुना। उनकी कविताओं को हम पढ़ नहीं पाते। अब अभी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर निर्मल जी की सिलेबस में उनकी कविताएं अब कम दिख रही हैं, और यहाँ हमें किताबें उपलब्ध नहीं हैं, बाज़ार में भी हम खरीदना चाहें तो नहीं मिल सकती।
और मैं यहाँ कौसानी में जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे अलमारियों में बंद है, उनकी किताबें खाली देख सकते हैं, उनको पढ़ नहीं पाते हम। कवियों तक उनकी रचनाएं सहज रूप से नहीं पहुँच पाती हैं, तो दिशा नहीं मिल पाएगी। आदमी ने जो सोचा है, जो चिंतन किया है, तो ये अच्छा है कि पल्लव के माध्यम से हमने उनकी एक कविता को चंद्रशेखर लोहिनी जी से सुना आज के क्रम में, और पूरे उनका जो जीवन वृत्त है वो हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी ने आज इस पटल पर रखा। उनकी कविताओं के अंश के द्वारा डॉक्टर निर्मल जी ने आमंत्रित किया उनको सबको, और प्रकृति के सुकुमार कवि का, प्रकृति के वनस्पतियों का वंदन करते हुए आदरणीय कालाकोटी जी ने आज प्रकाश डाला अपनी कविता के माध्यम से। और शीला जी ने बुरांस तो सर जंगल में तुझस कोई न रहे कोई ना, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक रचना से कुमाऊनी भाषा में, लेकिन वो बुरांस का एक प्रतीक रूप में उन्होंने ये विषम परिस्थितियों में उगणी एक फूल जो बिल्कुल यश लागों की सार जंगल जल गो यश किस्म गुमा भाव छू कि वो खिलता है तो बड़ी शिद्दत से खिलता है। तो यहाँ पर और दूसरे कवि हमारे शेरदा हैं, शेरदा अनपढ़, क्योंकि अब समय तो नहीं रहा, मैं एक आध रचना पढ़ूँगा उनके पंत जी की और रचना आपके सामने रखता हूँ। और शेरदा तो हमार बहुत आदरणीय कवि रही और उन्होंने एक पूरा चेतना जागृत करी काव्य जगत में, और उन्होंने जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी वो लोगों चेहरा में मुस्कान कर न्योची। शेरदा शायद कोई यश व्यक्ति हॉल जो नहीं जानो शेरदा का पूरा दुनिया में जहाँ लिटरेचर बात आल तो शेरदा जिक्र वहाँ जरूर आल। और उन पर में कुछ एक लाइन आप तरफ को जो कोरोना काल में मिल लिख रही थी 2020 में, और शेरदा कवि मेरे झलक किताब में छू को मैं आप तले शेरदा का एक श्रद्धांजलि ये माध्यम दी दिनों कि जन्मी थी कवि अल्मोड़ा गोमाल में, और शेरदा अनपढ़ छियों खुशहाल खुशहाल में खुशदिल खुशहाल में। जन्मी थी कवि अल्मोड़ा गोमाल में, और शेरदा अनपढ़ छियों खुशदिल खुशहाल में, और बचपन अल्माड़ में बीत जवानी सैनिक चाल में, और काटगी बूढ़ा बापन शेरदा नैनताल में। कविता का पारखी छी काशिल वो कमाल में, और आखरों की पूर्ण छी अभिव्यक्तिक झाल में। आखरों पूर्ण छी अभिव्यक्तिक झाल में, और व्यंग्य का बारूद छी साहित्यिक दुनाल में। हास्य का धुआर छी महफिलों दाल में, और मैसे खीते पहुंची श्रोताओं का गाल में, और कविगण सभ्य जेड़ी गुद जने अल्मोड़िया बाल में। और ठिठ जैसी आप शेरदा थोड़ा में भाव जने कि ठिठ जैसी बरगन हरे त्रिशूली का ढाल में, जिंदगी का तराजू जानो ये लगड़ा का टाल में। और शुद्ध बुद्ध हरे में शुद्ध बुद्ध हरे के सब न सुर में सुन ताल में, और कोल्पियों को बल्द ज्योति जानी ये माया जाल में। न खो गाड़ी न टेको जाटी प्राण पड़ रहे बबाल में, न हैंस ओणे न डाढ़ ओणे यो सदी 20 साल में। तो कोरोना काल में लिख रहा छू स्थिति पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाली छू कि 20 मई स्टाइल में लिख रही बिल्कुल। हाँ 20 मई अलबेर देश और कोरोना का काल में, और गोठी रही मैच भीतर ढेर पोस्टर दीवाल में, और हैंस कची का आयल का उलझ रही रोज यो सवाल में, और जैठी घुंगुर बजोना आओ दे शेरदा हर हाल में, और ठिठ जज बरगन हरे त्रिशूली का ढाल में, और जिंदगी के तराज जानो तो लगड़ा का टाल में। यो उन पर में 2020 में झलक किताब में एक अभिव्यक्ति दे रही थी। और सुमित्रानंदन पंत जी मैं अल जो लोग नहीं आना मैं उनको दिखाना चाहना मेरे पिछाड़े एक चित्र यो पोर्ट्रेट 2022 में विवाह चित्र हम कभी सम्मेलन करना चाहिए, तो मैं एक ये चित्र मेल उन्होंने बोने कोशिश करी आपको मिल पहले ले दिखाई थी। जो लोग इमें नहीं जुड़ी हनला तो 2022 में ये मिल उन्होंने बोने कोशिश करी 20 तारीख है। तो उन्होंने कुछ कविता में आपको तले पूछो ना, एक दो कविताएं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय पंत जी की कविता
ये कविता मेरे पास है, भारत माता ग्रामवासिनी, आप तक पहुंचाता हूँ। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। भारत माता ग्रामवासिनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्रजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। स्वर्ण शस्य पर पदतल गुंठित, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासनी, अचिंतित भ्रगुटी क्षितित तिम्रांकित, नमित नयन नव वाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शचि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। सफल सहज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य शिधोपम, हरित जन मन भय सब तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी। तो ग्रामवास करने वाले, ग्राम में निवास करने वाली भारत माता का उन्होंने ये चित्रण इसमें किया है। और एक और उनकी कविता में आप तक रखता हूँ, मौन निमंत्रण। स्तब्ध ज्योतना के जब संसार, स्तब्ध ज्योतना में जब संसार चकित रहता शिशुषा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न जान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित मैं कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। और देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब फूल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के निज कौन, संदेशा मुझको भेजता कौन। शुद्ध जल शिखरों का जब वात, सिंधु में मय कर फेनाकार, मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना विधुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से लेकर कौन, न जाने मुझको बुलाता मौन। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती जब बोर, अभ्यग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के ठोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, मेरु झिंगुल कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। कनक छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृगमौन। और बिछाकारियों का गुरुतर भार, और दिवस को दे स्वर्ण अवसान, शून्य शैया में श्रमित अपार, जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन, न जाने कौन। अये छविमान जब जान तुझको अबोध अज्ञान, फूंक देते छिद्रों में गान, अये सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकती तुम हो कौन। ये कविता आगे मैं और मुक्ति बंधन एक अंतिम कविता आप तक पहुंचाता हूँ। क्यों तुमने निज गीत बिहक को दिया न जग का दाना पानी, आज आर्त अंतर से उसके उठती करुणा कातर वाणी, शोभा के स्वर्णिम पिंजर में उसके प्राणों को बंदी कर
तूने ज्यों उसके जीवन को जीव मुक्ति ली पल भर में हर, नीड़ बनाता वह डाली पर फिरता आंगन में कलरव भर। उसे प्रीति के गीत सिखाने दग्ध कर दिया तुमने अंतर, उड़ता होता क्या न गगन में, उगता होता दाने भू पर, चुकता होता दाने भू पर, अपना उसने बनाने तुमने लिए जीव के पंखी कुतर। क्यों तुमने निज गीत विहक को दिया न भू का दाना पानी, उसके आर्त हृदय से फिर उठती सुख की कातर वाणी। क्यों तुमने निज गीत विहक की दिया न जग का दाना पानी। इस तरह से उनकी अभिव्यक्ति थी और कविताओं में एक भाव प्रवाह और शुद्ध सुंदर शब्दों का चयन और यह जो प्रयोग था उनके छायावाद में ये अनुपम था और एक अलग से इस वाद के प्रमुख स्तंभों में एक स्मितानंद पंत जी की लेखनी थी। तो इन महान विभूतियों को आज प्रणाम करते हैं और पूरे कवि समुदाय से मेरा यह निवेदन भी है कि इनके साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए और जितना पढ़ेंगे उतना फिर लेखनी में निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंतर जरूर आएगा और यह जीवन पर्यंत यह क्रम चलता रहना चाहिए कि हम बड़े से बड़े जो साहित्यकार हमारे अभी तक के हुए उनका जिक्र नहीं होता, उनके साहित्य को सरकार के द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता और उनके साहित्य जो अपूर्ण है, जो अप्रकाशित है, उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है और यहाँ तक कि हर साल बजट आता है, नई नई किताबें तो आ रही, लेकिन इन जो हमारे इस साहित्य के मूल में जो लोग थे उनकी लेखनी जो लिख गई उस साहित्य का कहीं न संचयन और उसका विस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो इस अवसर पर मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि जो उनका साहित्य है कम से कम PDF रूप में तो उपलब्ध करा ही सकते हैं। जो पाठक लोग हैं, जो मुझ जैसे लोग जो जिज्ञासा रखते हैं कि उनके साहित्य को सुना जाए, पढ़ा जाए, कितना लिख करके गए हैं, वो 40 किताबें लगभग वो लिख गए, तो 40 में से 4 किताबें भी हमारे पास हाथ में नहीं आ पाई, कभी भी 4 कविताएं भी ढंग से नहीं आ पाई। तो ये एक बड़ा दुख होता है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे साहित्यकारों का जो भी कार्य किया गया, उस पर जो शोध हुआ है, उस पर जो दृष्टि विद्वानों की गई है, उनके जो आलेख हैं, वो सब एक PDF रूप में आप, क्योंकि ये तकनीक का ज़माना है, तो ये पूरे विश्व में फैलना चाहिए। उनके साहित्य को सहज रूप से एक क्लिक में मोबाइल पर दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था अगर हो सके तो ये वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि होगी ऐसे लेखकों के लिए, ये कहना चाहता हूँ। और आज का क्योंकि समय हो चुका है, मैंने भी ज़्यादा समय ले लिया, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अभिव्यक्ति दी, श्रद्धांजलि दी और एक उनके प्रति जो आपके अंदर भाव थे, इसीलिए हम सब लोग जुड़े। तो इस चेतना को, इस भाव को नमन करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष आभार डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का और जुड़े हुए आदरणीय खिलाना बिजलवान जी का, कृपाल शीला जी का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, डॉक्टर BS कालाकोटी जी का बहुत बहुत आभार, चंद्रशेखर लोहनी जी का बहुत बहुत आभार, दीपा पंत दीदी का बहुत बहुत आभार और पटल पर जुड़े हुए हमारे आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी का बहुत आभार और हमारे साथ जुड़े हुए जालंधर से ललित जी और इलाहाबाद से हमारे विवेक शर्मा जी भी जुड़े थे। सब लोगों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ जितने लोग भी जुड़े थे। और अगर कोई चुटकुला कहीं से आ रहा हो तो स्वागत है। फिर समापन की ओर जाते हैं। मुझे लगता है कि कालाकोटी सर कुछ आज चुटकुला रखने वाले हैं, तो आमंत्रित करता हूँ कालाकोटी जी को। स्वागत। चुटकुला ऐसा है जो आप सच में और समझदारी में क्या फर्क है समझने में। तो एक अध्यापक ने पूछा क्लास में बच्चे से, भैया सच और ये परिकल्पना में क्या फर्क है। तो बच्चा बोलता है, सर आप पढ़ा रहे हैं वो तो सच है,
लेकिन जो हमको समझ में आ गया, आप सोच रहे हो वो आपकी कल्पना है केवल, हमको कुछ समझ में नहीं आया। ये फर्क है। वाह, बहुत बढ़िया उदाहरण है। धन्यवाद आपको। चलिए, धन्यवाद, आभार, सबको प्रणाम करते हुए शेरदा को नमन करता हूँ और पंडित सुमित्रा पंत जी को नमन करता हूँ, बिना में श्रद्धांजलि देते हुए इस पटाल को समापन की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम।